अच्छा बेटा, आज जो हमारा टॉपिक था वो था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। और उससे पहले हम देखते हैं, पहले पढ़ते हैं हम मेटलिक कंडक्शन पे। मेटलिक कंडक्शन, अब देखो मेटल्स में हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेटा, मेटलिक जो कंडक्शन है वो किसकी वजह से? यह है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। अच्छा, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी आयंस की वजह से मूव नहीं करती, मगर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड में। और मेटल में सॉलिड फॉर्म में भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। बेटा जो मेटल है उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है सॉलिड के फॉर्म में। कॉपर है, कॉपर की वायर सॉलिड फॉर्म में है। गोल्ड, सिल्वर जो भी है सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। जबकि आयनिक जो कंपाउंड्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड फॉर्म में नहीं पास होती है, उनके सॉल्यूशन के फॉर्म में पास होती है, फ्यूज फॉर्म में पास होती है, या मोल्टन फॉर्म में पास होती है। ठीक है, ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ द आयंस। इसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, बेटा जो इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हैं, कॉपर क्लोराइड, उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो फ्री मूवमेंट ऑफ द आयंस की वजह से। तो इसलिए मैंने कहा आपको थोड़ा समझा दूं, क्योंकि वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब आ जाता है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या फ्री मूवमेंट ऑफ द आयंस। तो बच्चे समझते हैं कि शायद इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है वो फ्री मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। बेटा वो मेटल में, जबकि इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है वो आयंस है। ठीक है, तो देखो पहले था मेटलिक कंडक्शन ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल कंडक्ट electricity due to free movement of electrons, क्योंकि उनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव कर देते रहते हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन metallic lattice, this is called metallic conduction। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेटलिक कंडक्शन बोलते हैं। जब भी मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है फ्री मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की जैसे, और जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और उसको कहते हैं मेटलिक कंडक्शन। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा ये किसकी वजह से? बेटा फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस। देखो फ्री मूवमेंट आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो होती है फ्री मूवमेंट ऑफ द आयंस।
तो इलेक्ट्रोलाइट conduct electricity due to free movement of ions बेटा फ्री मूवमेंट ऑफ द आयंस होगी electrolyte do not conduct electricity in solid form बेटा जो इलेक्ट्रोलाइट है उनमें इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड फॉर्म में नहीं पास होगी क्योंकि सॉलिड फॉर्म में क्या होगा आयंस जकड़े होते हैं आयन जो होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं फोर्स और टेंशन स्ट्रांग होती है वो मूव नहीं कर सकते सॉलिड फॉर्म में मगर सॉल्यूशन के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है या फ्यूज्ड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट conduct electricity in solution जो इलेक्ट्रोलाइट है बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास करता है किसके अंदर सॉल्यूशन की फॉर्म में और फ्यूज फॉर्म या मोल्टन फॉर्म due to free movement of ions क्योंकि आयंस की जो मूवमेंट होती है वो फ्री होती है आयंस फ्रीली मूव करते हैं और फ्री मूवमेंट की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट do not conduct electricity due to free movement of electrons बेटा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी इसलिए पास नहीं करते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रोलाइट हैं बेटा वो इनमें फ्री मूवमेंट नहीं होती है लिखा हुआ डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं बट फ्री मूवमेंट ऑफ इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस ठीक है तो एक्चुअस NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है या फ्यूज्ड NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है वो बेटा फ्री मूवमेंट ऑफ द आयंस की वजह से ठीक है एक्चुअस NaCl या फ्यूज्ड NaCl conduct electricity due to free movement of sodium ion and chloride
ड्यू टू फ्री मूवमेंट of cation, sodium ion, and anion chloride ion. बेटा क्लोराइड आयन और सोडियम आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से हो रही है पास। फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं है, आयंस की फ्री मूवमेंट है। आयंस मूव करते हैं, केटायंस कैथोड की तरफ जाते हैं और एनायंस एनोड की तरफ जाते हैं और उनकी वजह से उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन occurs in electrochemical cell. बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किसके अंदर होगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होती है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है वो होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स हैं। There are two types of electrochemical cell. बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो किस्म के होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो दो किस्म के हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। और अच्छा, दूसरा होता है वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल। बेटा एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अच्छा दूसरा होता है वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल। अच्छा देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। बेटा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और जबकि वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। मगर इसके अंदर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं। अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, ठीक है, मगर ज्यादातर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है। बेटा इसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में तब्दील कर सकते हैं और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में तब्दील कर सकते हैं। मतलब ये स्पॉन्टेनियस भी है और नॉन स्पॉन्टेनियस भी, दोनों होते हैं मतलब इसके अंदर, और ये रिवर्सिबल है। बेटा रिवर्सिबल क्यों कह रहा हूं मैं इसको? क्योंकि केमिकल एनर्जी किसमें तब्दील होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और जैसे बैटरी है, बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। और जब बैटरी को चार्ज करते हैं तब, बेटा जब बैटरी चार्ज होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में तब्दील होती है। तो ज्यादा ये खुद स्पॉन्टेनियस होता है ये खुद, ठीक है, और इसको आप नॉन स्पॉन्टेनियस भी कर सकते हैं, मतलब रिएक्शन को रिवर्सिबल भी कर सकते हैं आप लोग। तो ये जो वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल है ये खुद करंट प्रोड्यूस भी कर सकता है, ठीक है, और उसको आप
चार्ज भी कर सकते हैं, जैसे बैटरी चार्ज होती है, मतलब उस रिएक्शन को रिवर्सिबल भी बना सकते हैं, ठीक है। मगर अगर खुद अपनी मर्जी पे छोड़ेंगे तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। बेटा ये नॉन स्पॉन्टेनियस है और इसके अंदर केमिकल चेंज अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर। केमिकल एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिकल में तब्दील नहीं किया जाएगा। बेटा ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी is used electrical energy is converted into chemical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है, मतलब केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, ड्यू टू बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, उसके बाद उसके अंदर केमिकल चेंज आती है। जैसे कॉपर क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कॉपर आयंस कैथोड पर चले जाते हैं और जो क्लोराइड आयंस है वो एनोड की तरफ जाते हैं। तो इसका मतलब है केमिकल चेंज होती है मगर इलेक्ट्रिसिटी के जरिए। ये रिवर्सिबल है। ये क्या है, रिवर्सिबल है। इसमें केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल में तब्दील कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल में तब्दील कर सकते हैं वोल्टिक सेल के जरिए। किसके जरिए बेटा, वोल्टिक सेल के जरिए, ठीक है। और जैसे बैटरी है, जिसकी एग्जांपल बैटरी है, वोल्टिक सेल की एग्जांपल। और इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब ये जो केमिकल चेंज होगी वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए होगी। इलेक्ट्रिक करंट देकर उसके अंदर केमिकल चेंज को, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट देंगे इसको, किसी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, उसके बाद उसके जो आयंस है वो मूव करते हैं अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ और वहां पे जाकर वो डिपॉजिट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और ये क्या है बेटा, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। बेटा पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल को। तो पहले आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट अभी हम पढ़ कर आए थे, और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन solution form या फ्यूज फॉर्म। या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, बेटा इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में होती है या उसके फ्यूज फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में होगी या फ्यूज फॉर्म में, ड्यू टू आयंस, ड्यू टू फ्री आयंस, क्योंकि आयंस फ्रीली मूव करेंगे इसलिए। अच्छा, when electrolyte is dissolved in water, जब इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करेंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर, इट डिसोसिएट into ions
ये डिसोसिएट किसके अंदर हो जाएगी, आयंस के अंदर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कौन से होंगे बेटा, पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे। जैसे NaCl है, सॉलिड में है, वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे आप लोग, सोडियम आयंस एक्वस बन गए, क्लोराइड आयन एक्वस हो गए, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। बता सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है, उसके अंदर जब हम वाटर ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाता है, आयंस में टूट जाते हैं, आयंस बन जाते हैं, एक्वस आयंस बन जाते हैं। ठीक है, या आप ऐसा कर दें Br2 है, सॉलिड में है, उसको आप हीट दे दें तो Pb आयंस बनेंगे लिक्विड फॉर्म में, मोल्टेन फॉर्म में, और जो ब्रोमाइड आयन बनेंगे वो बेटा लिक्विड फॉर्म में। तो ये मोल्टेन फॉर्म है, या फ्यूज्ड फॉर्म, और ये है बेटा एक्वस सॉल्यूशन। इन दोनों में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, इन दोनों फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आते हैं एग्जाम्पल। आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बेटा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसकी एग्जांपल कौन सी है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसकी कौन सी एग्जांपल्स हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एक एग्जांपल है डाउन सेल। बेटा डाउन सेल है जिसके अंदर हम सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। देखो डाउन सेल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मोल्टेन। सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस, इसमें क्या बनता है, सोडियम मेटल बनता है और क्लोरीन गैस बनती है डाउन सेल के अंदर। देखो बेटा डाउन सेल से हम क्या बनाते हैं, सोडियम मेटल बनाते हैं एंड क्लोरीन गैस। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू मोल्टेन या फ्यूज्ड। बेटा जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसमें से, मोल्टेन या फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। देखो इसमें से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, सोडियम मेटल मिल जाता है और क्लोरीन गैस मिल जाती है, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। आगे मैं आपको पढ़ा दूंगा थोड़ा कुछ आगे। ठीक है, अच्छा तो एक डाउन सेल हम यूज करते हैं, बेटा ये यूज करते हैं। अच्छा दूसरा होता है दूसरा बेटा नेल्सन सेल। अच्छा जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्वस सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसी में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ठीक है बेटा ये भी हम पढ़ेंगे, जो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम नेल्सन सेल के अंदर।
तो ये थोड़ा बता देता हूं। इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड through aqueous solution of sodium chloride. सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। एंड प्रोडक्ट्स आर हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड NaOH, कास्टिक सोडा। या आगे पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। कास्टिक सोडा बनाने के लिए यूज करते हैं ये प्रोसेस। बेटा कास्टिक सोडा बनाने के लिए हम ये प्रोसेस को यूज करते हैं। उसमें हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है, क्लोरीन गैस भी मिलती है, NaOH। क्योंकि जब इन सोडियम क्लोराइड का हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में वाटर भी होता है। बेटा एक्वस सॉल्यूशन में वाटर होता है और वाटर में होते हैं हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं कैथोड पर। जो हाइड्रोजन आयंस है वो बेटा रिड्यूस हो जाते हैं कैथोड पर हाइड्रोजन गैस की सूरत में, और जो क्लोराइड आयंस हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं क्लोरीन गैस के अंदर, और फिर सोडियम आयंस और OH आयंस मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। आगे मैं आपको पढ़ा दूंगा इसके अंदर, ठीक है। एक तो ये यूज करते हैं नेल्सन से। अच्छा, तीसरा है कास्टनर कैल्नियर सेल, या इसको बोलते हैं मरकरी सेल, HG सेल। अच्छा, इसके अंदर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, सॉरी सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है। ये भी किसके लिए होता है? सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए होता है। तो कास्टनर जो कैल्नियर के सेल है, is used to produce, is used to prepare caustic soda। कास्टिक सोडा के लिए बनाने के लिए NaOH। It is electrolytic process। In which electric current is passed इसमें भी हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। बेटा इसके अंदर भी एक्वस सॉल्यूशन NaCl का होता है। अच्छा, प्रोडक्ट्स आर H2, Cl2 एंड NaOH। तो इसके अंदर भी यही प्रोसेस मतलब है। तो आप देखो बेटा, ये इसकी एग्जांपल हो गई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। एक तो डाउन सेल, एक नेल्सन सेल, एक है कास्टनर कैल्नियर सेल या मरकरी सेल। ये समझे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जांपल्स हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब किस तरह वर्क करता है, किस तरह काम करता है ये। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसके अंदर एक होता है कैथोड, अच्छा दूसरा होता है एनोड। बेटा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके अंदर एक कैथोड होता है, दूसरा क्या होता है? एनोड होता है। दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो मेटल की प्लेट्स हैं जिनको डिप करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। दो मेटल की प्लेट्स होती हैं और जिनको डिप करते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर।
और उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। और जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो आयंस मूव करते हैं अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। जो केटाइंस हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं और जो एनाइंस हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, कैथोड पर जो केटाइंस हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, उनकी रिडक्शन होती है। ठीक है, और न्यूट्रल सब्सटेंस में वो तब्दील हो जाते हैं। और जो एनोड पर एनाइन जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और वो भी न्यूट्रल स्पीशीज में तब्दील हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी आयनिक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, हमें मिलता है मतलब न्यूट्रल एलिमेंट्स मिलते हैं। जिस तरह कॉपर क्लोराइड के हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें कॉपर मेटल मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगी, जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है ये याद कर लो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे ये प्रोसेस भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ठीक है, अब इसके अंदर एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और इनको कनेक्ट करते हैं किससे, डीसी सोर्स से। डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, इनको कनेक्ट करते हैं डीसी सोर्स से। और इसके अंदर क्या होंगे, आयंस होते हैं। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होते हैं। बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं इसके अंदर। अच्छा अब देखो, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर देंगे। जब इलेक्ट्रिक करंट का देखो, ये इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं। ये प्लस और माइनस क्या है, आयंस हैं ये। अब जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये आयंस मूव करेंगे। ये जो आयंस है ये मूव करते हैं अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ। जो केटाइंस हैं ये कैथोड की तरफ जाएंगे। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड। बेटा कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड जो बेटा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, at which reduction occurs। जहां पे रिडक्शन होगी, देखो ये पांच पॉइंट्स यहां पे जा रहे हैं और जो नेगेटिव आयंस होंगे वो बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तरफ मूव करते हैं।
अब देखो नेगेटिव आयंस मूव करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ, जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करते हैं, जो नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं एनोड। बेटा ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है ये एनोड है, एनोड इज पॉजिटिव। जिसको डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने जोड़ दिया है, एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एट व्हिच ऑक्सीडेशन अकर। जहां पे ऑक्सीडेशन होगी, बेटा ये जो एनोड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, जहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस कर दे किसी की, occurs in electrolytic cell which is composed of two electrodes connected to DC source। दो इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको डीसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा एनोड से कैथोड की तरफ। बेटा ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे एनोड से कैथोड की तरफ इन एक्सटर्नल सर्किट, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। बेटा जो एनोड है वहां पे ऑक्सीडेशन होती है, वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्सटर्नल सर्किट के जरिए किधर जाते हैं, कैथोड की तरफ जाते हैं। वहां पे वही इलेक्ट्रॉन्स उनको पॉजिटिव आयंस गेन करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव आयंस गेन करते हैं और वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है वो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको कनेक्ट करते हैं किसके साथ, डीसी सोर्स के साथ। अच्छा, एक इलेक्ट्रोड है कैथोड। बेटा एक इलेक्ट्रोड कौन सा है, एनोड, दूसरा है कैथोड। एक है एनोड, इट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एट विच ऑक्सीडेशन अकर। जिसपे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है। बेटा एनोड वो इलेक्ट्रॉन है जिसपे ऑक्सीडेशन होती है। अच्छा, नेगेटिव आयंस मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एनोड जो नेगेटिव आयंस है वो मूव करेंगे किधर, बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ मूव करते हैं। वेयर दे गिव अप इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ये बेटा इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। एंड चेंज इनटू न्यूट्रल स्पीशीज। एटम्स आर मॉलिक्यूल्स
तो एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पे ऑक्सीडेशन होती है, जहां पे नेगेटिव आयंस मूव करते हैं। बेटा जहां पे नेगेटिव आयंस होते हैं वो मूव करते हैं, और जो नेगेटिव आयंस है वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ठीक है, और न्यूट्रल स्पीशीज में तब्दील हो जाते हैं। उस अमल को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अच्छा, दूसरा है कैथोड। इट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये बेटा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एट विच रिडक्शन अकर्स, जहां पे रिडक्शन होती है पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन, या पॉजिटिव आयंस जो मौजूद है किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो पॉजिटिव आयंस होंगे मूव टुवर्ड्स कैथोड, एंड गेन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? वो गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन and change into neutral species। और ये भी न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इसका मतलब है जो आयंस होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, जो आयंस होंगे वो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, और जब वो इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर जो चार्ज है वो खत्म हो जाती है। जो नेगेटिव आयंस है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल हो जाते हैं, जो पॉजिटिव आयंस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रल स्पीशीज बन जाती हैं। उस अमल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जो नॉन स्पॉन्टेनियस है। जो क्या है बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस है। उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्स रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर रिडक्शन भी होगी और ऑक्सीडेशन भी होगी। अच्छा, अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। Electrolysis of molten सोडियम क्लोराइड। बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी? मोल्टेन सोडियम क्लोराइड की। मोल्टेन का मतलब है पिघला हुआ या फ्यूज्ड। तो NaCl को पहले हम फ्यूज कर देंगे। बेटा NaCl को क्या करेंगे? हमें NaCl है, सॉलिड फॉर्म में है, बीट देंगे, सोडियम आयंस बन जाएंगे, दूसरे बनेंगे क्लोराइड आयंस। ये भी लिक्विड फॉर्म में, ये भी लिक्विड फॉर्म में, दोनों लिक्विड फॉर्म में हो गए। अच्छा, अब रिएक्शन एट कैथोड। बेटा कैथोड रिएक्शंस। अच्छा, तो कैथोड पर कौन से आयन जाएंगे? सोडियम आयंस। जो सोडियम आयंस है वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ जाएंगे। बेटा जो सोडियम आयंस है वो कैथोड की तरफ जाते हैं, सोडियम आयंस कैथोड की तरफ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गेन करेंगे। सोडियम मेटल बन गया, सोडियम मेटल बन गया लिक्विड फॉर्म में, रिडक्शन होगी,
एक सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर दो सोडियम आयन है, दो मोल सोडियम आयन के तो दो मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और 2 सोडियम एटम बन जाएगा। बेटा सोडियम आयंस, एक सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दो सोडियम आयन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अगर 2 मोल सोडियम आयन के हैं, 2 मोल, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के वो क्या करेंगे, गेन करेंगे। 2 मोल सोडियम आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन का गेन करके सोडियम मेटल में तब्दील हो जाएगा। इसको कहते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन कहां पे हुई, कैथोड पर। और सोडियम मेटल मिल गया हमें, सोडियम मेटल मिला है। अच्छा, अब है रिएक्शन एट एनोड। बेटा एनोड पर रिएक्शन। अच्छा, एनोड पे जाएंगे क्लोराइड आयंस, जो नेगेटिव आयंस है वो एनोड पर जाते हैं, क्लोरीन गैस में तब्दील हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, दो क्लोराइड दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट के जरिए, बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है एक्सटर्नल सर्किट के जरिए ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, एक्सटर्नल सर्किट के जरिए, ठीक है। और वो दोनों सोडियम, दो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, ये दोनों सोडियम आयन गेन करेंगे, सोडियम एटम में तब्दील हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्लो करते हैं एक्सटर्नल सर्किट के जरिए, और इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जब हम मोल्टिन साल्ट के इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो प्रोडक्ट्स को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बेटा मोल्टिन साल्ट की जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो प्रोडक्ट्स को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। देखो एक नोट कर दो, जब आप मोल्टिन साल्ट के इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, किसी भी मोल्टिन साल्ट के आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो बेटा प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो प्रिडिक्टेबल है, उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उनकी पेशेंट को ही कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। अगर NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे मोल्टिन की तो सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। अगर PbBr2 ठीक है उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो एक Pb मिलेगा, एक मिलेगा ब्रोमीन, ठीक है, एक कैथोड पर मिलेगा, एक एनोड पर। अगर कैल्शियम क्लोराइड मोल्टिन की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कैल्शियम मेटल और क्लोरीन गैस मिलेगा। मगर जब एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो प्रोडक्ट्स जो है वो उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या प्रोडक्ट कैथोड पर कौन सा मिलेगा, एनोड पर क्या मिलेगा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में वाटर भी होता है और वाटर भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस होता है, वाटर भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है। अच्छा, इसलिए दो रिएक्शन के अंदर कंपटीशन हो जाती है, दो केटाइन दो एनाइन हो जाते हैं। देखो सोडियम क्लोराइड को जब पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो सोडियम आयन भी केटाइन है और वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस है वो भी केटाइन है। क्लोराइड आयन एनाइन है और वाटर के अंदर जो OH आयंस है वो भी एनाइन है। अब इनमें कौन सा कैथोड पर जाएगा आयन, कौन सा एनोड पर जाएगा, ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है बेटा। ये प्रिडिक्ट, क्योंकि दो रिएक्शन के दरमियान कंपटीशन है कि कौन सा आयन, कौन सा केटाइन पहले इलेक्ट्रॉन पर पहुंचेगा, और या कौन सा केटाइन जो इजीली रिड्यूस हो जाएगा, कौन सा केटाइन है जो इजीली रिड्यूस हो जाता है, और कौन सा एनाइन है जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसका मतलब है उसके लिए हम जो प्रोडक्ट्स को हम डायरेक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हम देखेंगे कौन सा साल्ट है जिसको हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है। अगर फर्स्ट ग्रुप का कोई भी केटाइन है अगर वाटर के अंदर मौजूद है, बेटा सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, जब इनकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन की तो हाइड्रोजन आयन जो होंगे कैथोड पर रिड्यूस हो जाएंगे, मेटल आयन सॉल्यूशन के अंदर ही रहेंगे। देखो दोबारा मैं बता देता हूं कि सोडियम क्लोराइड की जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे एक्वस की तो सोडियम आयंस कैथोड पर रिड्यूस नहीं होंगे, कैथोड पर हाइड्रोजन आयंस रिड्यूस हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाएंगे। जब कैल्शियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कैल्शियम आयंस रिड्यूस नहीं होंगे कैथोड पर, मगर उसकी जगह पे हाइड्रोजन आयंस इजीली रिड्यूस हो जाएंगे कैथोड पर, ठीक है। तो इसका मतलब है जब हम एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन।
बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्टिव सॉल्यूशन ऑफ NaNO3। देखो NaNO3 का एक्टिव सॉल्यूशन, NaNO3 का क्या लेते हैं हम, एक्टिव सॉल्यूशन लेते हैं। तो उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको आप एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बेटा, जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो NaNO3 है, इसका एक्टिव सॉल्यूशन Na आयंस भी है और दूसरा क्या है, ये भी एक्टिव सॉल्यूशन है और साथ में वाटर भी मौजूद है इसके अंदर। एक्टिव सॉल्यूशन का मतलब है वाटर भी मौजूद है। और वाटर के दो मॉलिक्यूल हैं, आपको पता है वाटर जो है प्रोटॉन डोनर भी है एक्सेप्टर भी है। अच्छा, एक वाटर प्रोटॉन दूसरे को डोनेट करेगा, हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। अच्छा, दूसरा बनेगा OH आयन। हाइड्रोजन आयन का मतलब है हाइड्रोजन आयन ही है बेटा। बेटा जो हाइड्रोजन आयन की मैं बात कर रहा हूं उसका मतलब है हाइड्रोजन आयन ही है। ठीक है, और दूसरा OH आयन। अब देखो कंपटीशन हो गई किसकी, पांचों आयन दो हो गए, एक सोडियम आयन एक हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, नाइट्रेट आयन और OH आयन। अब प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो एक्टिव सॉल्यूशन ऑफ NaCNO3 में कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, कौन सा केटाइन जो होगा वो रिड्यूस होगा कैथोड पर। तो मैं बता दूं सोडियम आयंस को रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोडियम की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस की होती है। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि इनकी डिपेंड करता है रिडक्शन पोटेंशियल पे कि कौन सा आयन पहले रिड्यूस होगा। तो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की है, तो इनको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है। मगर हाइड्रोजन आयन की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 है, इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन इजीली रिड्यूस हो जाएंगे। और नाइट्रेट आयन को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है, तो नाइट्रेट जो आयंस होंगे वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे एनोड पर, उसकी जगह पे OH आयंस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब रिएक्शन एट कैथोड, बेटा कैथोड पर रिएक्शंस, कैथोड पर सोडियम आयन नहीं जाएगा, मैं आपको बता देता हूं बेटा, सोडियम आयंस इजीली रिड्यूस नहीं होगा। यहाँ पे तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड था, तो ज़ाहिर सोडियम आयन को ही रिड्यूस होना था, मगर यहाँ पे कंपटीशन है सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन का, तो हाइड्रोजन आयन आर इजीली रिड्यूस्ड। So H ions is easily reduced at cathode. As compared to सोडियम आयंस। किसके मुकाबले में, सोडियम आयन के मुकाबले में हाइड्रोजन आयन इजीली रिड्यूस हो जाएगा। बेटा सोडियम आयन के मुकाबले में जो हाइड्रोजन आयंस है वो इजीली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन आयन है बेटा, हाइड्रोजन आयन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन आइटम में तब्दील हो जाएगा।
बेटा हाइड्रोजन आइटम बनेगा और दूसरा बनेगा वाटर। देखो जो हाइड्रोनियम आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। बेटा हाइड्रोनियम आयन में इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा? हाइड्रोजन आयन गेन करेगा, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन में हाइड्रोजन आयन मौजूद है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन आइटम में तब्दील हो जाएगा। दूसरा बनेगा वाटर। और फिर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन के एटम, बेटा हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन के एटम, दूसरा एटम, ये मिलकर क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो एट कैथोड टू गैस इज लिबरेटेड। बेटा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी आपको, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी। सोडियम आयंस रिड्यूस नहीं होंगी मगर हाइड्रोजन आयंस रिड्यूस हो जाएंगे और हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाएंगे। रिएक्शन एट एनोड, बेटा रिएक्शन किस पर? एनोड पर। जो एनोड वाला रिएक्शन है, एट एनोड OH ions are easily oxidized to oxygen gas as compared of nitrate ion। किसके मुकाबले में? नाइट्रेट आयन के मुकाबले में OH ion इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बेटा जो नाइट्रेट आयन है उसके मुकाबले में, जो नाइट्रेट आयन उसके मुकाबले में क्या होगा? OH ion इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब देखो OH ion से ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। बेटा OH ion क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर जो रिएक्शन दिया गया है उसमें लिखा गया कि OH ion इलेक्ट्रॉन लूज, एक्चुअली होता ही है कि जो OH ions हैं, 4 OH ions होते हैं, वैसे लिखा जाता है जिस तरह, मगर उन्होंने एक OH ion का लिखा है, मगर एक्चुअली इस तरह होता है कि OH ion इलेक्ट्रॉन लूज करके OH न्यूट्रल में तब्दील हुआ, ठीक है। बुक में इसका दिया उन्होंने, मगर एक्चुअली होता ही है, मैं आपको बता दूं एक्चुअली ये होता है। जो एक्चुअल रिएक्शन वो इस तरह होता है, 4 OH ions। बेटा OH ions कितने हैं? 4 हैं, और ये बनाते हैं O2 मॉलिक्यूल। 4 OH ions एनोड पर जाएंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, एक बनाएंगे O2 गैस, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और दूसरा क्या बनाएंगे? दूसरा बनेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल। अगर एक OH ion है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जबकि 4 OH ions क्या होंगे बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और वो 4 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? H ions गेन करेंगे। फिर इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, मगर हम ये बता रहे हैं कि प्रोडक्ट कौन से बनेंगे। इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं हम ये बता रहे हैं कि प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, ठीक है। और एक मिल गया ऑक्सीजन गैस, अच्छा दूसरा बन गया हाइड्रोजन गैस। सोडियम नाइट्रेट की जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इसका मतलब है सोडियम क्लोराइड की, सोडियम नाइट्रेट की जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो अगर आपको पूछा जाए कैथोड और एनोड पर कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, तो कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन गैस और एनोड पे मिलेगा ऑक्सीजन गैस। ये नोट कर लो। तो कुछ आपको मैं लिखवा देता हूं, कुछ मैंने नोट किए हैं बेटा इसके अंदर कि कौन कौन से क्या क्या मिलेगा आपको इलेक्ट्रोलाइसिस से। ठीक है, अब देखो ये है
आप इलेक्ट्रोलाइट, बेटा इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, कैथोड रिएक्शन, कैथोड पर क्या मिलेगा आपको?
ये अच्छा बेटा, नेट चला गया था इसलिए थोड़ी दरमियान में डिस्टर्बेंस हो गई। तो जब हम मोल्टिन पीबी Br2 लेंगे, लीड ब्रोमाइड को लेंगे, तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रिडिक्टेबल है। जो पीबी होगा केटाइन है, ये बेटा पीबी केटाइन, ये कैथोड पर जाएगा, यहां पे मिलेगा आपको पीबी, ठीक है, और यहां पे मिलेगा आपको ब्रोमीन Br2, ठीक है। पीबी लिक्विड फॉर्म मिलेगा और ब्रोमीन मिलेगा गैस के फॉर्म में एनोड पर। अच्छा, उसके बाद है मोल्टेन NaCl, अभी मैंने आपको पढ़ाया था NaCl मोल्टेन फॉर्म में। बेटा NaCl जब आप मोल्टेन फॉर्म में लेंगे तो प्रोडक्ट्स आर प्रिडिक्टेबल। इसके अंदर केटाइन सोडियम है जो कैथोड पर आपको मिलेगा लिक्विड के फॉर्म में, और क्लोरीन गैस मिलेगी आपको एनोड पर। ठीक है, तो बेटा ये प्रोडक्ट्स में प्रिडिक्टेबल है, ठीक है। व्हेन मोल्टेन साल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, प्रोडक्ट्स आर प्रिडिक्टेबल। जो प्रोडक्ट होंगे बेटा उनकी प्रिडिक्शन हम पहले ही बता देंगे। जो केटाइन होगा वो कैथोड पर जाएगा, एनाइन होगा एनोड पर जाएगा, बस। तो जो प्रोडक्ट्स होंगे वो प्रिडिक्टेबल होंगे। अच्छा, व्हेन aqueous solution of salt is electrolyzed, products are जो प्रोडक्ट्स होंगे आर नॉट प्रिडिक्टेबल। एग्जैक्टली हम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसकी, बेटा एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते इसकी हम। तो हम आते हैं इस पर भी, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और कैथोड पर रिएक्शन और एनोड पर रिएक्शन, ये बेटा याद करना जरूरी है, आपको पूछा इनके बारे में जाएगा। अच्छा, अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट कौन सी ले रहे हैं हम, NaCl, एक्वस NaCl है बेटा। एक्वस NaCl होगा तो आपको अभी मैंने बताया था कि सोडियम आयन तो कैथोड पर जाकर रिड्यूस नहीं होंगे और कैथोड पर मंदे हाइड्रोजन गैस मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर भी मौजूद है, वाटर भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो सकता है, इसलिए वाटर में जो हाइड्रोजन आयंस होंगे वो रिड्यूस होंगे हाइड्रोजन गैस के अंदर, और वाटर में OH आयंस हैं वो ऑक्सीडाइज इजीली नहीं होंगे, तो उसकी जगह पे क्लोरीन, जो क्लोराइड आयंस होंगे इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी एनोड पर, एनोड पर मिलेगी क्लोरीन गैस। तो ये प्रोडक्ट बेटा नोट करना जरूरी है, ये समझे एमसीक्यूज यही हैं जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये समझे एमसीक्यूज हैं कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, तो कैथोड के प्रोडक्ट कौन से होंगे, एनोड के कौन से प्रोडक्ट होंगे, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कॉपर क्लोराइड एक्वस। अब यहाँ पे कॉपर आयंस हैं,
अच्छा, दूसरे होंगे हाइड्रोजन आयंस। तो बेटा कॉपर आयंस इजीली रिड्यूस हो जाते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयंस। यहाँ पे कॉपर और हाइड्रोजन आयन का मुकाबला है। तो आपको मैं बता दूं, कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल या कॉपर की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ना वो ज्यादा पॉजिटिव की है 0.34 और हाइड्रोजन की 0.0। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन के चांसेस नहीं है अब रिड्यूस होने के। हाइड्रोजन आयन इजीली रिड्यूस नहीं होगा। सोडियम आयन की जो रिडक्शन पोटेंशियल थी वो नेगेटिव की थी, इसलिए सोडियम आयन रिड्यूस नहीं हुआ, उसकी जगह पे हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो गया। मगर अब कॉपर आ गया मुकाबले में, तो अब क्या होगा, कॉपर मिलेगा। अब मिलेगा बेटा कॉपर सॉलिड और क्लोरीन गैस। अच्छा, उसके बाद है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक्वस, तो इसके अंदर भी कॉपर मौजूद है। बेटा केटाइन तो कॉपर ही है ना। अच्छा, दूसरा क्या है, वाटर है इसके अंदर। वाटर में हाइड्रोजन आयंस हैं, तो कॉपर आयंस इजीली रिड्यूस हो जाएंगे। बेटा कॉपर आयंस याद कर लो इजीली रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव की है। अब हम आगे पढ़ेंगे वोल्टिक सेल के अंदर, आपको मैं पढ़ा दूंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा दूंगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर आप पढ़ेंगे कि कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव की है 0.34 है और हाइड्रोजन की है 0.00। इसलिए कॉपर आयंस इजीली रिड्यूस हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयंस इजीली रिड्यूस नहीं होंगे। अच्छा, तो कॉपर सॉलिड मिलेगा और सल्फेट आयन रिड्यूस नहीं होंगे, ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। बेटा जो सल्फेट आयन है ना वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे और उसकी जगह पे ऑक्सीडाइज कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस, मतलब OH आयन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अब देखो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट एक्वस से नोट कर दो। कॉपर सल्फेट जो एक्वस है उसके अंदर कॉपर आयंस हैं जो इजीली रिड्यूस हो जाएंगे कॉपर मेटल के अंदर। और जो है OH आयंस, दूसरे क्या है इसके अंदर, OH आयंस हैं और सल्फेट आयंस हैं। तो जब सल्फेट आयन का मुकाबला OH के साथ हो जाता है तो सल्फेट आयन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, उसके जगह पे OH आयन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ऑक्सीजन गैस में तब्दील हो जाएंगे। तो इसका मतलब है, मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर दो रेशियो का कॉम्बिनेशन है। केटाइन भी दो टाइप के, एनाइन भी दो टाइप के। बेटा केटाइन भी दो टाइप के और एनाइन भी दो टाइप के हैं, इसलिए इनका आपस में कॉम्बिनेशन है कि कौन पहले जाकर रिड्यूस होगा और कौन पहले जाकर ऑक्सीडाइज होगा। तो अब देखो NaCl की एग्जांपल में क्या हुआ, सोडियम था और क्लोरीन। सोडियम आयन इजीली रिड्यूस नहीं हुआ, उसकी जगह पे हाइड्रोजन आयन इजीली रिड्यूस हो गए। अब N9 पे नेगेटिव आयन का मुकाबला था OH और Cl का, तो OH के मुकाबले में Cl इजीली ऑक्सीडाइज हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मुकाबला, यहाँ पे कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर इजीली रिड्यूस हो जाएगा कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर चली ऑक्सीडाइज। कॉपर इजीली रिड्यूस होगा कैथोड पर और क्लोराइन जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा एनोड पर। कॉपर सल्फेट में कॉपर कैथोड पर जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन के मुकाबले में कॉपर इजीली रिड्यूस हो जाता है और सल्फेट और जो अपना है वाटर के अंदर OH आयंस है उनका मुकाबला है, तो OH आयंस इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्सीजन गैस के अंदर। तो बेटा क्लोरीन होगा क्योंकि बुक में है क्या, मिस्टेक है क्या? हाँ, तो मैंने यही लिखा है ना, NaCl में कैथोड पर सोडियम है, एनोड पर क्लोरीन है। सोडियम नाइट्रेट था, वो उससे पहले जो आपने पढ़ा था वो सोडियम नाइट्रेट था इधर।
और पिछली है। अच्छा, वहां पे था सोडियम नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का मुकाबले में वो चीज ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बाकी तो नहीं कहीं। अच्छा, उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट। कैथोड का प्रोडक्ट और एनोड का प्रोडक्ट। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रोलाइट है इसमें पोटेशियम नाइट्रेट, एक्वस। अब मुझे बताएंगे पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप है और एक्वस है, मतलब इसके अंदर वाटर भी मौजूद है। पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस है, वाटर भी इसके अंदर मौजूद है। अब मुझे बताएंगे पोटेशियम आयंस इजीली रिड्यूस होंगे या हाइड्रोजन आयंस? बेटा पोटेशियम जो आयंस है उनकी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की है, और जिन आयंस की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की होती है वो इजीली रिड्यूस नहीं होते, वो इजीली रिड्यूस नहीं होते हैं। मतलब है फिर हाइड्रोजन आयंस रिड्यूस हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस में, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्रोजन गैस। कैथोड पर, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस इजीली रिड्यूस हो जाएंगे पोटेशियम के मुकाबले में। अब नाइट्रेट का मुकाबला OH के साथ है, नाइट्रेट का मुकाबला वाटर के अंदर OH आयन के साथ है, तो नाइट्रेट आयन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे और उसकी जगह पे OH आयन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है NaOH। NaOH एक्वस, तो आप बताएं NaOH की हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो सोडियम आयंस हैं और हाइड्रोजन आयन का मुकाबला है, तो सोडियम आयन की जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है, वो माइनस की है, और जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की होते हैं वो इजीली रिड्यूस नहीं होते। मगर हाइड्रोजन की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.0 वोल्ट है, नेगेटिव से ज्यादा है बेटा, नेगेटिव वैल्यू से जीरो की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिड्यूस हो जाएगी कैथोड पर, सोडियम की जगह पे। और बाकी OH आयंस, वाटर के अंदर भी OH आयंस है, NaOH के अंदर भी OH आयंस है, इसका मतलब है ऑक्सीजन गैस मिलेगी एनोड पर। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वस। भाई सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर है केटाइन, तो हाइड्रोजन आयन है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो केटाइन है वो तो हाइड्रोजन आयन है, इसका मतलब है हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी कैथोड पर। अच्छा, अब सल्फेट आयन का मुकाबला OH के साथ है बेटा, सल्फेट का मुकाबला किसके साथ है? सल्फेट नेगेटिव आयन है, सल्फेट इसके अंदर एनाइन है। अच्छा, वाटर के अंदर OH आयन एनाइन है, अब इनका आपस में कॉम्बिनेशन है तो OH आयन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो इसका मतलब है अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है भाई सल्फ्यूरिक एसिड की हम ऑक्सीडेशन करें और सल्फ्यूरिक एसिड की हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगी और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो ये बेटा याद करना जरूरी है आपके लिए, प्रोडक्ट्स को याद करना। अच्छा, उसके बाद है अच्छा प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो बेटा ये देखो अब देखो प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रोलाइसिस के, जब एनोड और कैथोड मेटल के बने हो, एक ही मेटल के बने हो बेटा। देखो अगर हम कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, कॉपर सल्फेट की हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, किसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करें? कॉपर सल्फेट की। उसके अंदर जो एनोड हम यूज करें वो भी कॉपर का बना हुआ है, जो कैथोड यूज करें वो भी कॉपर का बना हुआ है। सिल्वर नाइट्रेट की हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, जो एनोड यूज करें वो भी सिल्वर का है, जो हम कैथोड यूज करेंगे वो भी सिल्वर का है।
तो जो एनोड होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इस एनोड पर जो मेटल होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये के अब एक प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, बेटा प्रोडक्ट्स किसके, इलेक्ट्रोलाइसिस के। when electrodes take part in reaction, इलेक्ट्रोड रिएक्शन में हिस्सा ले, बेटा रिएक्शन हिस्सा कौन ले रहा है, इलेक्ट्रोड हिस्सा ले रहे हैं रिएक्शन के अंदर। बेटा इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोड जो होता है रिएक्शन हिस्सा लेता है, एनोड ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो मेटल की प्लेट है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो आप देखो इसके अंदर भी देखो इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे हम, बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट, एक्टस, अच्छा बेटा इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट एक्वस, कॉपर सल्फेट एक्वस में से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। कॉपर कैथोड है, कॉपर बेटा कैथोड का काम कर रहा है। अब इस पर क्या होगा, ठीक है, कॉपर कैथोड है तो Cu डिपॉजिट एट कैथोड, बेटा जो इसके अंदर कॉपर आयंस होंगे वो कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। देखो सी इसके अंदर जो कॉपर आयंस होंगे, जो कॉपर आयंस इसके अंदर मौजूद है वो कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, कॉपर जो होगा वो कैथोड पर डिपॉजिट होगा। कॉपर आयंस ये मूव करेंगे, कहां पे जाएंगे, कैथोड पर जाएंगे, और जहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे कॉपर के अंदर, मतलब कॉपर की रिडक्शन होगी कैथोड पर। अच्छा उसके बाद है कॉपर एनोड, जो एनोड है वो भी कॉपर का बना हुआ है, तो एट एनोड कॉपर जो एनोड होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कॉपर क्या होगा बेटा, एनोड पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो कॉपर एनोड जो होगा ऑक्सीडाइज होगा। तो कॉपर आयंस मतलब एनोड ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो एनोड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये नोट कर दो बेटा, जो एनोड कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर आयंस में तब्दील हो रहा है, और वही कॉपर आयंस जाकर कैथोड पर जाकर रिड्यूस हो रहे हैं। मतलब इसमें एनोड हिस्सा ले रहा है रिएक्शन में, रिएक्शन में हिस्सा कौन ले रहा है, एनोड हिस्सा ले रहा है, एनोड जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। अच्छा ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस, और जिसके अंदर सिल्वर कैथोड है,
तो क्या होगा, जो Ag आयंस होंगे तो Ag आयंस रिड्यूस किस पे होंगे, कैथोड पर। तो Ag मेटल या Ag मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड पर, जो Ag मेटल होगा वो कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। और इसके अंदर सिल्वर जो है एनोड है, तो Ag ऑक्सीडाइज टू Ag आयंस एट एनोड। तो बेटा एनोड पर जो एनोड वाला मेटल जो है, एनोड खुद ऑक्सीडाइज होगा, जो एनोड खुद मेटल है वो ऑक्सीडाइज होगा, वो रिएक्शन हिस्सा लेगा और Ag आयन में तब्दील हो जाएगा। और यहाँ पे कॉपर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है कॉपर आयंस के अंदर, मतलब जो इलेक्ट्रोड है